आज हिंदी साहित्य में सुनिए सुजाता की लिखी हुई कहानी प्रधानमंत्री की चिट्ठी। सुजाता जी वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार, संपादक तथा लोकोपकारक हैं। इनका लेखकीय नाम सुजाता है। इनके द्वारा अधिकांश पुस्तकें महात्मा गांधी के विचारों तथा कार्यों पर लिखी गई हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। माधोपुर कस्बे में ये चर्चा सबाब पर है, हो भी क्यों ना, जब बात इतनी बड़ी हो और जगह इतनी छोटी। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग इस चर्चा के पूर्व ही नए प्रखंड बनने की घोषणा के बाद से बेहद उत्साहित हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब माधोपुर का विकास जिला मुख्यालय से भी अधिक हो जाएगा। इस तरह की बातें वे लोग यूं ही नहीं कर रहे हैं। ठोस तर्क है रामधनी सिंह के पास। सिर्फ रामधनी सिंह ही क्यों, सरयू प्रसाद, संजय मिश्र और वासुदेव शरण सभी इस बात में एक मत हैं। ऐसे मौके कम ही आते हैं कि एक साथ लगभग पूरा इलाका किसी एक बात पर इस कदर सहमत हो। असहमत होने का कोई कारण भी नहीं था। इस बात से कैसे असहमत हुआ जा सकता है कि इस गांव के लोग अगल बगल के ग्रामवासियों से अधिक इंटेलिजेंट हैं। शिक्षितों की इतनी अधिक संख्या कहाँ है बिहार के किसी गांव में। तभी तो विधायक महोदय ने भी इसे बिहार का केरल कहा था। एक धीरज को छोड़कर प्राय सभी एकमत हैं बिहार के केरल वाले मामले को लेकर। धीरज का क्या है, अकेले बड़बड़ाते रहता है। केरल, नकल चोरी कर डिग्री ले लिया तो केरल बन गया। एक पंक्ति शुद्ध हिंदी में लिख दे तो समझ जाऊंगा, इंग्लिश की तो बात ही हटाइए। पर आज धीरज की बात हाशिए पर चली गई। इतनी बड़ी बात जहां होती है वहां के लोग दो पंक्ति शुद्ध नहीं लिखेंगे, कौन विश्वास करेगा। धीरज की बात बिल्कुल झूठी है। प्रधानमंत्री की चिट्ठी किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को तो आएगी नहीं, और आज एक नहीं दो दो चिट्ठियां आई हैं माधोपुर। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, काबिलियत है तभी तो। संजय मिश्र ने धीरज की बात को पूरी तरह खारिज करते हुए अपनी बात को इस कदर रखा कि एकाध समर्थक जो धीरज के साथ थे भी, उन्होंने पाला बदलने में देर नहीं की। जिला मुख्यालय से प्रेस रिपोर्टर भी आ गए। आ क्या गए, माधोपुर का ही एक व्यक्ति है मुन्ना लाल, जो समाचार पत्र में संवाददाता है। उसने सुखदेव प्रसाद का साक्षात्कार लेना प्रारंभ किया। कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री का पत्र पाकर? सिर्फ पत्र कहना गलत होगा, बुलावा आया है, सुखदेव प्रसाद ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। ये तो बड़ी अच्छी खबर है पूरे माधोपुर के लिए। पर क्या इस पत्र में बुलावे का स्पष्ट कारण लिखा है? स्पष्ट तो तब होगा जब कोई एक कारण हो। अनेक समस्याएं हैं, अनेक मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री मेरी राय जानना चाहते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, बेबाकी के साथ अपनी राय रखूँगा, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या चीन या पाकिस्तान के साथ संबंध सरीखे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। कहते हुए सुखदेव प्रसाद ने अपने इंटरव्यू की समाप्ति किसी बड़े सेलिब्रिटी के अंदाज में की। सुखदेव प्रसाद का पोता मुन्ना जब दादाजी के साथ फोटो खिंचवाने उठा तो सतीश शर्मा के पोते राजू से नहीं रहा गया। चिल्लाकर बोल पड़ा, एक तुम्हारे दादाजी को ही नहीं आया है प्रधानमंत्री का पत्र, मेरे दादाजी को भी आया है। सुखदेव प्रसाद ने राजू के दर्द को समझा। उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक किया है, वो भी ऑनर्स के साथ। वे अपने को किसी बाल मनोवैज्ञानिक से कम नहीं समझते हैं। बाल मनोविज्ञान पर उनसे अधिक समझ-बूझ पूरे बिहार में शायद ही किसी को हो। ऐसा दावा पता नहीं दिन में कितनी बार वे स्वयं करते हैं और कितनी बार उनके दरवाजे पर चाय पानी करने वाले उनके शुभचिंतक भी करते रहते हैं। सुखदेव प्रसाद ने राजू को प्यार से अपने पास बैठाया और फोटोग्राफर से धीरे से कहा, आप एक फोटोग्राफर इस बच्चे के साथ भी ले लें, भले ही समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करें। बाल मनोविज्ञान का ख्याल रखना पड़ता है। पत्रकार भी गदगद हो गया, बाल मनोविज्ञान की उनकी गहरी समझ पर। फोटो सेशन समाप्त होते ही सुखदेव प्रसाद ने राजू की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, प्रधानमंत्री की चिट्ठी सभी के पास नहीं आती है, असत्य नहीं बोलते। मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो एक दिन
तुम्हारे नाम भी प्रधानमंत्री की चिट्ठी अवश्य आएगी। राजू रुआंसा हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे दादाजी के नाम भी चिट्ठी आई है, उन्होंने किसी को बताने से मना किया है। देखो बच्चे, ऐसे झूठ नहीं बोलते। सुखदेव प्रसाद झुंझला गए। प्रफुल्लित चेहरा मुरझा गया। कहीं इस बच्चे की बात सच ना हो जाए, सोचकर पेट में मरोड़ होने लगा। लेकिन बात सत्य निकल गई। डाकघर के डाक बाबू ने उठकर बात की पुष्टि कर दी। बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, सचमुच ही चिट्ठी आई है। कितने प्रफुल्लित थे सुखदेव प्रसाद। अचानक मुखमंडल पर जैसे ग्रहण लग गया। हालांकि उनकी चिट्ठी उनके पास ही थी, ऐसी बात भी नहीं थी कि गलत पते की वजह से सतीश शर्मा के नाम की चिट्ठी उनको मिल गई थी, पर अब वही पत्र उनसे लेकर सतीश शर्मा को दिया जा रहा था। हाँ, इतनी बात अवश्य हुई कि अभी तक वे इकलौते होने का सुख भोग रहे थे, अब कमबख्त एक और निकल गया। उनकी पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने इस तकलीफ को भुगता होगा। सुखदेव प्रसाद के देखते देखते पत्रकार, फोटोग्राफर और डाक बाबू सहित पहुंच गए राजू को लेकर सतीश शर्मा के घर। सतीश शर्मा रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, पढ़ने लिखने का काम करते रहते हैं। वर्तमान से हमेशा असंतुष्ट रहना इनका स्वभाव ही बन गया है। किसी खास मुद्दे पर नहीं, प्रायः सभी मुद्दे इन्हें परेशान करते रहते हैं। सिर्फ युवा वर्ग के ही नहीं, पूरे समाज के गिरते स्तर से परेशान रहते हैं। सभी समस्याओं पर कुछ लिख पढ़कर अपने मन की भड़ास निकालते रहते हैं। इनके पास आइडिया की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक आइडिया हैं। इनके कुछ विचार इतने दमदार होते हैं कि माधोपुर के लोगों को लगने लगता है कि इन्हें प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहिए। मंत्री से कम बनना इनके साथ अन्याय ही हो रहा है। कुछ लोगों की ये भी सोच है, यदि मंत्री बनाने में किसी तरह की कठिनाई हो तो विधायक तत्काल बना देना चाहिए। हालांकि सतीश शर्मा अपने आप को वार्ड मेंबर के चुनाव में शामिल होने के भी योग्य नहीं समझते, पर अयोग्यता का कारण वे स्वयं को नहीं मानते हैं, बल्कि उस सड़ी गली व्यवस्था को मानते हैं जिसमें सिर्फ बाहुबलियों और धन कुबेरों की चलती है। अहिंसा में विश्वास रखते हैं, इसी से रक्त क्रांति की बात तो नहीं करते, पर मन में आक्रोश की ज्वाला धधकती रहती है। राजू के साथ पत्रकार, फोटोग्राफर, डाक बाबू ही नहीं, पीछे पीछे सुखदेव प्रसाद के साथ अन्य लोगों को घर की चारदीवारी में प्रवेश करते देख सतीश शर्मा सकपकाए। इतने सारे लोग, कुछ खास बात है क्या? सुखदेव प्रसाद के गले में जयमाल। लगता है चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। मन ही मन विचारते हुए शर्मा जी ने पूछा, आप लोग यहाँ अचानक कैसे? राजू ने खुशखबरी दी। हम लोग तो बचपना कहकर टाल ही रहे थे, पर डाक बाबू ने इस खुशखबरी पर मुहर लगा दी तो पहुंच गए बधाई देने। सत्यप्रकाश ने कहा, कैसी खुशखबरी, जरा मैं भी तो सुनूं। सतीश शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री की चिट्ठी। माधोपुर प्रखंड में एक साथ दो व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पत्र मिले हैं। आज साबित हो गया कि माधोपुर में जिला मुख्यालय से अधिक बुद्धिजीवी रहते हैं। संजय मिश्र ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, पर प्रधानमंत्री की चिट्ठी आने में खुशखबरी की क्या बात है? यही बात तो जो आप लोग नहीं समझते। जनता स्वामी है, नेता और अधिकारी तो सेवक हैं। आम जनता स्वामी होकर भी नेता की पद धूल लेकर धन्य धन्य होती रहती है। सतीश शर्मा ने अपने आंखों पर चढ़ी ऐनक को सीधा करते हुए कहा, खुशखबरी की बात कैसे नहीं है? क्या सबको प्रधानमंत्री के पत्र आते हैं? आज तक माधोपुर में कितने लोगों को चिट्ठियां आई हैं? मैं तो कहता हूं आज तक जिला मुख्यालय में भी किसी को नहीं आई होगी। रामधनी बाबू ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अच्छा बताएं सर, प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है अपने पत्र में? पत्रकार ने पूछा। क्या लिखेंगे, बुलाया है किसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए। पहले भी पत्राचार हुआ है, लेकिन इसमें खास बात क्या है? सतीश शर्मा ने अपनी ओर से बात समाप्त कर पूर्ण विराम लगा दिया। फोटोग्राफर ने झट से फोटो खींचा। राजू दौड़कर दादाजी से लिपट कर खड़ा हो गया। शर्मा जी भी बड़े गहरे हैं, हवा तक नहीं लगने दी। पत्राचार तो न जाने कब से हो रहा है, बुलावा भले ही अब आया है। वासुदेव शरण ने अपनी छोटी छोटी आंखों को मींचते हुए कहा, समझ में नहीं आ रहा है शर्मा जी क्यों किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं?
वैसे भी हैं पूरे भीतर घुन्ने, किसी का भला कर नहीं सकते। हमारे सुखदेव जी ही ठीक हैं, दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते, सरयू प्रसाद ने कहा। अजी छोड़िए भी शर्मा जी को, दूसरों की क्या मदद करेंगे, पहले अपने घरवाले की तो मदद कर लें। सुखदेव प्रसाद ने अपने गंजे सिर पर गोल गोल हाथ फिराते हुए कहा। कोई छिपाए या न छिपाए फर्क नहीं पड़ा। स्थानीय अखबार में समाचार आ गया, माधोपुर ग्राम के 2-2 लोगों को एक साथ प्रधानमंत्री का बुलावा। पूरे जिले में अचानक चर्चित हो गए सुखदेव प्रसाद और सतीश शर्मा। बाल मनोविज्ञान की भी रक्षा हुई। राजू और मुन्ना दोनों की तस्वीर अखबार में छपी। कल तक प्रखंड में इन दोनों को जानने वालों की संख्या नगण्य थी, किंतु आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई थीं। आगंतुकों का तांता जब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो सुखदेव प्रसाद के बेटे और मुन्ना के पिता कांता प्रसाद ने श्रवण कुमार को अपना आदर्श मानते हुए बाज़ाब्ता एक कार्यालय की व्यवस्था कर ली। बिना कार्यालय के काम भी नहीं चल सकता था। एक आदमी रहे तब ना नाम याद भी रहे, कितने लोगों का नाम याद रखा जाए। और बात सिर्फ नामों तक सीमित नहीं थी, सबका काम भी याद रखना कहाँ संभव था। इसी से रजिस्टर मेंटेन करना भी जरूरी हो गया था। रजिस्टर मेंटेन करना बिना कार्यालय के संभव नहीं था। वैसे सबसे पहला काम तो कांता प्रसाद का ही था। उसके काम के लिए रजिस्टर की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके काम को भूलने का भी सवाल नहीं था। 3-4 वर्ष से वो घर पर स्थापित होकर बैठ गया था। सेना में शॉर्ट सर्विस में गया था, 35 साल में ही रिटायर होकर आ गया। बाबूजी को प्रधानमंत्री की चिट्ठी मिली है तो उसका मन बढ़ना स्वाभाविक ही है। वो सोच रहा था बस एक बार सेना कोटे से गैस की एजेंसी मिल जाए तब वारे न्यारे। सुखदेव प्रसाद ने अपने बेटे कांता को आश्वासन दे दिया, पूरी कोशिश करूंगा। आश्वासन देने के बाद उनकी 5 उंगलियां घी में डूबी हुई थीं। पर कितनों के लिए कोशिश करते सुखदेव प्रसाद। फिर कोशिश प्रारंभ करने में अभी पर्याप्त समय था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 1 महीने के बाद का डेट दिया था, लेकिन तब तक आश्वासन देने में क्या हर्ज है। उदार हृदय सुखदेव प्रसाद ने आश्वासन देने में थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं की। बस एक बात का विशेष ख्याल रखा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही बात बताई, आपके लिए कोशिश करूंगा, पर एक आग्रह है, किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको हाँ कही है। समरसता रखने की ये दृष्टि इतनी काम आई कि अचानक प्रत्येक व्यक्ति सुखदेव प्रसाद का गुण गाने लगा। एक बात की कल्पना तो सुखदेव प्रसाद ने भी नहीं की थी, जो बात घट गई। लीलाधर जब उनके घर में प्रवेश किया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। सुखदेव प्रसाद के ऑफिस में घुसते उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सुखदेव प्रसाद तो थे नहीं, कांता था। उसके सामने अपना बैग सीधे उलट दिया। 1000, 500, 100 से लेकर 10 तक के नोट थे। देखो भैया, सुखदेव चाचा को तो कह नहीं सकता, बुजुर्ग हैं, क्या पता बुरा मान जाएं, पर तुम इन पैसों को रख लो, 1 लाख हैं, बस मेरे बेटे को रेलवे में नौकरी लगवा दो। यदि इतने से काम नहीं चलेगा तो और व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। कांता प्रसाद को बात समझने में देर नहीं लगी। सेना में रह चुका है, बोफोर्स ताबूत से लेकर रेफाल तक में कमीशन की बात सुनते सुनते कमीशन क्या चीज़ है अच्छी तरह समझ चुका है। देखिए, मैं कुछ नहीं लूँगा, बाबूजी सुनेंगे तो उल्टे नाराज़ होंगे। वैसे आपके लिए कह सुनकर मनाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें रिस्क है, हो सकता है पैसे भी खर्च हो जाए और काम भी ना हो, तो फिर कौन गाली सुने। लीलाधर अपनी फटी आंखों से कांता प्रसाद की बातें आंखों और कानों दोनों से पी रहा था। कांता अपनी बात कहता रहा। देखिए, बड़े बड़े कार्यालय में 2 तरह से काम होते हैं। एक, पहले पैसा दीजिए फिर काम होगा। इस तरह से काम में 80% काम होने की उम्मीद रहती है, लेकिन 20% पैसा डूबने का डर रहता है। और दूसरा तरीका होता है, पहले काम फिर पैसा। इसमें 20% काम होने की उम्मीद रहती है और 80% नहीं, पर पैसे सुरक्षित रहते हैं। अब आप बताएं कि आप दोनों में से किस तरीके को पसंद करेंगे। लेकिन माफ़ कीजिए, आजकल 1 लाख में रेलवे की नौकरी कहाँ मिलती है। इन पैसों को लेते जाएं, कम से कम 3, उसके बिना तो नहीं होगा। लीलाधर का तो माथा घूम रहा था।
जितना सीधा मामला सोचा था उतना नहीं निकला। बेचारा 80 और 20 के आंकड़े में उलझ गया। 80 के साथ रहने में लाभ है या 20 के साथ, तत्काल कुछ सोच नहीं पाया। अभी एक रखिए, 3 तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक और जमा कर देता हूँ। तरीका पहला या दूसरा ये सोचकर बताता हूँ। यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो दूसरे तरीके में रह सकते हैं। काम नहीं हुआ तो पैसा वापस, पर हाँ, पैसे वापस लेने में 6 महीने से साल भर लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में मेरी बदनामी हो। लीलाधर खुश होकर चला गया। कांता प्रसाद की ईमानदारी पर मुग्ध होकर घर लौटा। क्यों ना हो मुग्ध। घूस का पैसा कौन अपनी कॉपी में नोट करता है। सबसे बड़ी बात, अभी तक हाथ में 1 लाख ही आया था, पर उसने चढ़ाकर 2 लिख दिया था। इतनी ईमानदारी देखकर धैर्य नहीं रख पाया लीलाधर। उसने खेत गिरवी रखकर 1 लाख की राशि कांता प्रसाद के हाथ में रखकर पूरी तरह निश्चिंत हो गया। कांता बेचारे को कहाँ मालूम था कि उसका साधारण सा ऑफिस इस कदर आमजनों की आशा का केंद्र बन जाएगा। अखबार में ये बात आए हुए मात्र 15 दिन हुए थे। अब तक लगभग 50 लीलाधर अपनी अपनी थैलियां कांता को पकड़ा चुके थे। कोई 3 लाख तो कोई 2 लाख भी, पर कांता प्रसाद ने 1 लाख वाले को भी निराश लौटाकर अवसादग्रस्त होने नहीं दिया। 15 दिन में 1 करोड़। प्रधानमंत्री की चिट्ठी में इतनी ताकत। हे भगवान, तुम्हारी चिट्ठी भी इतना कमाल नहीं दिखा सकती। वैसे भी तुम्हारी चिट्ठी तो तभी आती है जब तुम्हें ऊपर बुलाना होता है। इसी से अपनी चिट्ठी नहीं ही भेजना। पहली बार उसने जीवन में 1 करोड़ रुपया देखा है। कांता प्रसाद का मन साएं साएं कर रहा था। कांता प्रसाद हिसाब जोड़ रहा था। बैंक में 1 लाख का सालाना सूद 10,000, 1 करोड़ का 10 लाख। यदि 1 साल बाद पैसे लौटानी भी पड़ी तो पूंजी निकल जाएगी। कोई भी बिजनेस प्रारंभ किया जा सकता है। कांता प्रसाद का मन बल्लियों उछलने लगा। उछलते उछलते गैस की एजेंसी ले लिया और 1 करोड़ की पूंजी लगाकर सुखदेव ने कल्पना में ही सही इंडियन गैस की एजेंसी खोल ली। कांता प्रसाद मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था, वो किसी का पैसा नहीं बचाएगा, बस गैस एजेंसी मिल जाए। गैस एजेंसी घाटे का सौदा तो है नहीं, सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा। 1 साल में सभी के पैसे वापस हो जाएंगे। सुखदेव प्रसाद के घर में घी के दिए जल रहे थे तो सतीश शर्मा के घर में सांझ बत्ती भी नहीं हुई थी। क्या सांझ बत्ती होती। बेटा अलग मुंह फुलाए बैठा था तो बहू अलग। मनहरपुर से बहन आई थी भांजे को लेकर। भांजा बैंक में मैनेजर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर में अपनी योग्यता से कम्पीट किया था। 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, अभी प्रमोशन होने वाला है। मामा जी को प्रधानमंत्री का बुलावा आया है। भांजे को लेकर बहन आदम की। इतना हक तो उसका बनता ही है। भैया, एक ही तो भांजा है। वित्त मंत्री चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अपने भांजे के लिए कहेंगे तो क्या वो टाल देंगे। उनका क्या जाएगा, उन्हें करना भी तो क्या पड़ेगा, सिर्फ वित्त मंत्री को एक इशारा ही तो। सतीश शर्मा की इच्छा तो हुई कि अपना सिर पटक लें, लेकिन अपने को संयत करते हुए कहा, तुम क्या समझ रही हो, प्रधानमंत्री से बैंक के मैनेजर के प्रमोशन के लिए पैरवी करूं? क्या हो गया है, स्वार्थ में पूरी तरह पागल हो गई हो? नहीं करना है तो मत करो, उल्टे मुझे पागल बना रहे हो। आज से भाई बहन का रिश्ता समाप्त। वो पैर पटकती चली गई। सतीश शर्मा को जोर से गुस्सा आया। किसने फ़ोन किया है निन्नी को कि मुझे प्रधानमंत्री यहाँ से बुलावा आया है? हमने नहीं किया है, बुआ को खुद पता चला है जब अखबार में निकला। तो कैसे नहीं जानेंगी? फिर बाबूजी, एक आपको ही तो बुलावा नहीं आया है, सुखदेव चाचा को भी तो आया है। क्या ठाट निकल आए हैं कांता के? एक हम हैं, लोगों की गाली खा रहे हैं। सतीश शर्मा के बेटे नरेश ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें क्यों गाली दे रहे हैं लोग, जरा मैं भी तो सुनूं। सतीश शर्मा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। बाप की करनी का फल बेटे को भोगना ही पड़ता है। लोगों का कहना है तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी भलाई छोड़कर किसी की भलाई कर ही नहीं सकते, अपने भांजे की भी नहीं। सोचते होंगे किसी और की बात करूंगा तो पता नहीं कहीं बेटे का काम ही नहीं अटक जाए। बुआ जी भी यही बोलकर गई हैं। तुम ही बोलो ना नरेश, समंदर से कोई 1 बाल्टी पानी निकाले या 10 बाल्टी, क्या फ़र्क पड़ता है? बुआ की बात से मैं सहमत हूँ।
चारों तरफ मेरी इतनी बदनामी हो रही है और एक आप हैं, बेटे का भला करने के लिए भी तैयार नहीं। प्रधानमंत्री चाहें तो क्या नहीं कर सकते। एमए पास होकर 12 साल से खट रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज में। तनख्वाह क्या मिलती है पता है आपको? प्रधानमंत्री एक फ़ोन घुमा दे राज्यपाल को, बस मेरा नाम नोट करवा दें, कुलपति नहीं तो प्रति कुलपति तो अवश्य बना ही देंगे। सतीश शर्मा को अपना मानसिक संतुलन असंतुलित सा होता लगने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे स्वस्थ हैं या मानसिक रोग के शिकार हो चुके हैं। जब नरेश ही उन्हें नहीं समझ रहा है तो दूसरा कौन समझने को तैयार होगा? सतीश शर्मा ने हिम्मत करके माथे पर चढ़ते हुए पुत्र मोह के प्रतीक धृतराष्ट्र को झटका देकर नीचे उतारते हुए कहा, मुझे इस तरह की बकवास सुनने की आवश्यकता नहीं है। बेटा गया सो गया। अभी तक बहू भी लौटकर चाय की प्याली देने नहीं आई है। अंधेरा हो गया है, सांझ बत्ती तक नहीं पड़ी है। सतीश शर्मा ने उठकर बल्ब जलाया। सामने से कुछ लोग आते दिखे। आगे आगे रामधनी प्रसाद और उनके साथ सरयू प्रसाद को लेकर संजय मिश्र तक। आते ही अपनी बात कहना प्रारंभ कर दिया। देखिए सतीश बाबू, हम लोग को पता है आप ईमानदार आदमी हैं, किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए पैरवी नहीं कर सकते, ये आपके सिद्धांत के उसूल के खिलाफ है, पर समाज के लिए तो कुछ कह सकते हैं। भाषण की मुद्रा में रामधनी प्रसाद ने अपनी बात चालू रखी। हमारा पंचायत प्रखंड घोषित हो चुका है। यदि आप चाहें तो तहसील बन ही सकता है। करना क्या है, एक फ़ोन करा देना है प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री को, बस हमारे इलाके का कायाकल्प। सतीश शर्मा सोच रहे थे, इलाके का तो नहीं जानता पर मेरा कायाकल्प अब जरूर हो जाएगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की, मेरे भाइयों, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री अपने कर कमलों को उठाकर एव मस्त का वरदान देने बैठा हुआ होगा? कहते हुए वे अंदर अपने कमरे में चले गए। सरयू प्रसाद इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। उन्होंने लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अब चलो यहाँ से। बात मेरी समझ में आ गई। ये स्वार्थी सतीश शर्मा न बेटे का है और न भांजे का। साला सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लोकसभा के सांसद का टिकट या राज्यसभा के सदस्य बनने की फिराक में है। जब ये पुत्र का सगा नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा? खाक। इससे करोड़ गुना अच्छे सुखदेव भैया हैं। काम जब होगा तब होगा, किसी का मुख मलिन तो नहीं होने देते। इसी से भगवान उनका भी मुख मलिन नहीं रखेंगे। शर्मा तो देखने से ही मनहूस लगता है, और यदि एमपी बनने के फेरे में नहीं है तो समझना साला पागल है। कोई सामान्य आदमी भला ऐसा होगा कि मौका मिले और कुछ हासिल न करे? 1 महीना बीतने में कितना समय लगता है। सुखदेव प्रसाद का रिजर्वेशन तो लीलाधर ने ही करा दिया था एसी बोगी में। 11 बजे गाड़ी थी दिल्ली की। 8 बजे से ही सभी लीलाधर सुखदेव प्रसाद के आवास पर एकत्रित होने शुरू हो गए। सबके हाथ में छोटी बड़ी मालाएं थीं। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसी समय 1 दर्जन पुलिस के साथ एक अधिकारी ने अपनी गाड़ी सुखदेव प्रसाद के घर के आगे लगा दी। सुखदेव प्रसाद की गर्दन थोड़ी तन गई और कांता प्रसाद ने गौरवान्वित होकर अपने बाप को निहारा और मन ही मन पिता को नमन किया। धन्य भाग्य मेरे जो आपका पुत्र हुआ और इसी क्षण को जीने का मौका मिला। गाड़ी से पुलिस नीचे उतरी। कांता प्रसाद आगे बढ़ा। सुखदेव प्रसाद कहाँ हैं? पुलिस अधिकारी ने पूछा। कांता प्रसाद को बड़े जोर से गुस्सा आया। न श्री न जी, औकात क्या है इस दरोगे की? पर चुप रहा। संयत होकर पूछा, क्या बात है? अरेस्ट करने आया हूँ, इंस्पेक्टर ने सपाट आवाज में कहा। अरेस्ट? पता है आपको क्या बोल रहे हैं? आज उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने जाना है। प्रधानमंत्री ने बुलाया है। कांता प्रसाद के मुंह से झाग निकल रहा था। पर अब जेल जाने की तैयारी करनी होगी। आप उन्हें बाहर बुलाएंगे या हम अंदर जाएं? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। इंस्पेक्टर साहब, अपराध क्या है? कांता प्रसाद का स्वर धीमा पड़ गया। 15 दिन के अंदर घर के सभी सदस्यों के खाते में 20-20 लाख रुपए कहाँ से जमा हो गए? इंस्पेक्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हम लोगों ने ना डाका डाला है ना चोरी किया है, लोगों ने अपने मन से दिया है। कांता प्रसाद घाघ तो था नहीं।
राजनीतिज्ञों की तरह दांव पेच मालूम न था, न किसी वकील से ही पहले मिलकर कोई सलाह ली थी जो उसे समझा देता कि सच स्वीकार नहीं करना है किसी हालत में। एक घुड़की में सब उगल दिया। अब इंक्वायरी होगी, उसमें जवाब देना। बाप बेटा बैठो जीप में। सुखदेव प्रसाद हक्का बक्का, उसके गले में फूलों की माला लटक रही थी, जीप में बैठ गया। नरेश शर्मा पुलिस की गाड़ी देखकर जल भुन गया, रुक नहीं सका, चलते बना अपने भाग्य को कोसते हुए। एक कांता प्रसाद का भाग्य है, कितना सम्मान पा रहा है। एक वो है सनकी बाप के फेरे में। जब रात में दिवाली होनी चाहिए थी तो दिवाला निकल रहा है। मन मारकर घर की ओर भागा। गाड़ी की टिकट उसी के पास है, स्लीपर क्लास की। सतीश शर्मा को टिकट पकड़ाते वक्त नरेश की आंखें डबडबा गईं। आपका कोई कसूर नहीं बाबूजी, सब भाग्य का दोष है। सुखदेव चाचा के साथ साथ पुलिस कांता प्रसाद को भी सैल्यूट मार रही है। सतीश शर्मा ने हाथ का टिकट पॉकेट में डाला भी न था कि सुखदेव प्रसाद को विदा करने वाले सभी लीलाधरों की भीड़ सतीश शर्मा के बरामदे पर आ गई। सुखदेव प्रसाद गए? सतीश शर्मा ने पूछा। गए, पर वहाँ नहीं जहाँ आप समझ रहे हैं। हवा खाने जेल गए दोनों बाप बेटे। धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा। हैं, क्या? सतीश शर्मा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वे तो गए जेल, पर आप कम से कम इलाके के लिए कुछ ना कुछ मांग कर जरूर लाइएगा, सरयू प्रसाद ने कहा। सतीश शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सिर फटा जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खींचकर हाथ में पड़ी टिकट फाड़कर चिंदी चिंदी कर बिखेर दिया। वे चुपचाप कमरे के अंदर चले गए। पूरी भीड़ अवाक हो गई। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी में इतना बवाल भरा है कि एक जेल चला गया और दूसरा पागल ही हो गया। हे भगवान, जब प्रधानमंत्री की चिट्ठी इतना बवाल कर सकती है तो स्वयं प्रधानमंत्री कितने बवंडर में रहते होंगे। प्रमिला काकी ने जब अपने पोपले मुंह से कहा तो ग्रामीणों को ये समझ में नहीं आया कि वे हंसें या रोएं। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग करती हुई सुजाता जी की लिखी हुई कहानी प्रधानमंत्री की चिट्ठी। उम्मीद है आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों को साझा भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।